ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ इस चर्चा में अंत तक बने रहिए। तो बात करते हैं सोनम वांगचुक की। इनकी मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। सीबीआई की टीम ने उनके संस्थान को घेरा हुआ है, जो ये बताता है कि वांगचुक पे बड़ा एक्शन होने जा रहा है। और गृह मंत्रालय की प्राइमरी जांच में ये साफ भी हो रहा है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में यूथ को भड़काया और न केवल भड़काया, उन्हें नेपाल के जैन जी की भूमिका भी याद दिलाई। मान लिया कि स्टेटहुड की मांग है, जायज मांग है, नो डाउट, लेकिन कुछ मांगने के लिए क्या अपने घर में आग लगानी चाहिए? वहीं उन लोगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो दिया सलाई, देश जल रहा है, यूथ मेरे साथ है, ये सब कहते हुए घूमते हैं। कई सवाल हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी। पुंडीर जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। पुंडीर जी, लद्दाख में जो कुछ हो रहा है और गृह मंत्रालय प्लस सोनम वांगचुक, इसे आप कैसे डिफाइन करते हैं? दरअसल इसमें दो चीजें हैं। एक तो सोनम वांगचुक जिस तरह से संदिग्ध कैरेक्टर के तौर पर सामने आ रहा था, लंबे समय से आ रहा था, उसने जिस तरह से किया, यहाँ अब ये भी साफ होने लगा कि बाहर से कुछ लोग बुलाए गए थे, जो नेपाल से आए थे, साथ में डोडा से, कश्मीर से आए थे। दरअसल ये बहुत लंबी एक, अगर हम ये कहें कि साजिश का एक हिस्सा है, इसको अगर हम गौर करते हैं तो ये साफ हो रहा कि एक बड़ी साजिश है, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा इलाका है जहां दशकों से कोई किसी तरह की कोई हिंसा की खबर नहीं आती थी। और जब मुझे याद है हम लोग 2019 के वक्त भी वहां घूम रहे थे, तो उस वक्त भी वो लोग जो है इस बात से बेहद खुश थे कि भारत सरकार ने उनको जो है इतने लंबे समय बाद, मतलब आज़ादी के जस्ट बाद से ही वो इलाका पूरी तरह से अपनी लीडरशिप के जो उपेक्षा थी वो थी, क्योंकि उनका इस्तेमाल उस जमीन का सिर्फ बार्गेनिंग चिप से ज्यादा कुछ नहीं था। वहां सरकार का कोई एग्जिस्टेंस दिखता नहीं था। वहां फिर बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद में उनकी बेटी ने, पीडीपी ने या इन तमाम ने क्या कोशिश की थी कि वहां डेमोग्राफी बदल रहे थे। वो बहुत जबरदस्त तरीके से दिखता था, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन उस वक्त ये तमाम चीजें बहुत फोर फ्रंट पे थी। अचानक ये जो चीजें सामने आई हैं, इसमें मैं ये तो कहूंगा कि सोनम वांगचुक का तो है ही, दरअसल केंद्र सरकार भी लंबे समय से इसके खिलाफ जानती थी, सब चीजें करती थी, और ये हालात जो है उससे गुजर सकते हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा सा नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, इसके बाद आप देख ही रहे हैं आसपास के आपके इलाके में जो हो रहा है, उससे थोड़ा सा दरअसल होता क्या है कि हम सब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, सारी मीठे, मोदी जी के सारे कड़वे जो है, विपक्ष के राहुल गांधी के, ऐसा नहीं होता। जो सत्ता में होता है उसको देखे, क्योंकि मैंने वो चुनाव कवर किए, मैं उस तरह नहीं हूं कि जिसने कोई स्टूडियो में बैठ के और मैं बता रहा हूं कि साहब ये, मैं एक एक हिस्से में घुमा हूं, नुब्रा वैली से लेके तमाम जो लास्ट तक है, चौक रिवर तक हम लोग गए, अलग अलग जगह पर गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तो मतलब वो साजिश तो अब सामने आ ही जाएगी, उस पर तो होना ही चाहिए। लेकिन इस सरकार को शायद अफसरों के चश्मे से बाहर निकल के आना चाहिए, जो वो निकल नहीं रही है। इसकी दिक्कत यही हो रही है कि वहां से निकल नहीं रही है। ये जो फंडिंग का मामला अब हम लोग दिखा रहे हैं, आपने जो दिखाया है, जी, तो ये जी। कोई अभी का नहीं है। 10 दिन से वहां टीम पड़ी है और ये उससे पहले से है। तो अब जी। आप जिन 4 लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों को ये समझाते रहें कि साहब ये, और इससे बड़ी बात ये है मनविंदर जी, देश के लिए एक इतना इंपॉर्टेंट, जहां गलवान से लेके, जहां चीन की निगाह टिकी हुई है, जहां मुस्लिम जिहादियों का सबसे प्राइम एजेंडा है, दरअसल ये सारी चीजें जो खेल रहे हैं वो कई बार मुझे मतलब ये याद दिलाता है कि आपके देश को इस समय कितनी नाजुक डोरी में बंधा हुआ है, और आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग आपको हिंदू होते हुए दिख रहे हैं तो आप उनकी गलतियां माफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद आने वाली पीढ़ी के पास ये मौका नहीं होगा कि ये गलतियां सुधारी जा सके। सोनम वांगचुक यकीनन इसमें एक शेडी कैरेक्टर है, साजिश है पूरी तरह से, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन ये जरूर देखना चाहिए वो कौन से अफसर होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि एक इतना शांत इलाका,
मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, हो सकता है आपके दर्शक और आपके मूड के हिसाब से ये सही नहीं हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां घूमा हूं 15-15 दिन। मैंने जब पहली बार वहां एंट्री की थी 2016 या उससे भी पहले, जब मैं पहली बार चुनाव के लिए गया था, जो कौंसिल उस समय होते थे स्टेट के, मतलब हाँ शायद उससे पहले 2009 की बात है। तो आप ये सोचिए, मैंने कोशिश की थी कि उनके साथ मैं इंग्लिश में बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था। उसका जवाब इतना खूबसूरती के साथ हिंदी में आया कि मैं खुद चौंक गया। उसके बाद में जब घूमता रहा तो ये पता चला कि इस तरह से वहां की भाषा आपको पूरी तरह से हिंदी दिखती है, वो लोग हिंदी में बोलते हैं, सब चीजें करते हैं। एक ऐसे हिस्से को आप 2019 के बाद आपके आसपास है, वो धमकी दे रहा है, वो अरब स्प्रिंग बता रहा है, वो सीधे तौर पर लोगों को बुला रहा है, उकसा रहा है। और आप अब जो है, तो ये तो देखिए, अब आप चूंकि बहुत सारे लोग डिफेंड करेंगे, उनको आदत है, लेकिन मुझे एज ए राष्ट्र के उसके तौर पर और इतने साल पत्रकारिता करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं ये कहूं। मैंने ये बताया ना कि ये जो है, उसमें 3 लोग मारे गए थे 1989 में, जो लास्ट हिंसा है जो आपने दिखाया, तो मुझे याद आया कि जी 1989 में 3 लोग मारे गए थे उस हिंसा में, जो अलग जी से क्या मांग कर रहे थे, वो यूनियन टेरिटरी मांग कर रहे थे, राज्य मांगी नहीं थी। जी मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक तो है ही, चूंकि एक इनके परिवार का जो है कांग्रेस का एक पूरा रिलेशनशिप है, सारी वो हो सकता है। अब आप वो खोजेंगे, सब खोजेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन अधिकारियों को, और इस सरकार में ये बड़ा मुश्किल हो गया कि कोई भी अधिकारी तो कोई सजा नहीं पाता है। अधिकारी तो और बड़ी ताकत पाते हैं, एक्सटेंशन पाते हैं, और ये सरकार ढंग के अधिकारी नहीं ढूंढ पाती, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पुनीर जी, अभी ये फरवरी में ही, इसी साल 6 फरवरी में ये पाकिस्तान जाते हैं, और आप वो देख ही रहे होंगे, यूनुस के साथ इनके फोटोज हैं। आपने अभी खुद ही कहा कि नेपाल से भी कुछ बच्चे बुलाए हुए थे वहाँ हिंसा के लिए। तो ये सब क्या दिखाता है? आपने ये कहा कि अफसर ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, इट्स ओके। अफसरशाही पे हमेशा सवाल उठते ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने नेपाल से बच्चे बुलाए और फिर ये बताया कि जो वहाँ पे जैन जी ने किया है वो ठीक है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से, मतलब हम लोग इसे कहें? नहीं, आपने जो कहा, आपने वही कहा जो मैंने आपको पहले कह दिया था कि आप इस तरह कहेंगे, क्योंकि ये अफसरों की जिम्मेदारी है, या तो पॉलिटिकल की जिम्मेदारी है। अगर कहीं 100 लोग आ रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वहां से गायब हुए होंगे और सीधा यहाँ प्रकट हो गए होंगे, जी है ना। आपको ये भी मालूम होगी कि वो आदमी 10 दिन से कह रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जी जी शिवांशु की जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान से जाके मिल के आ गया, और वहां कोई उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि भाई आप गया है, ठीक है, आप गया होगा, यूनुस के साथ है, तो ये तो और कंसर्न जताता है जो आप कह रहे हैं। मैं, दिक्कत यही है मेरी, जी मतलब होता क्या है कि लोग हमसे फिर ये उम्मीद करने लगते हैं कि मैं झूठ को भी सही कहने लगूं, तो वो तो संभव नहीं होता है। मतलब मैं तो नहीं मानता कि मुझे इस तरह की पत्रकारिता मैंने 25 सालों में नहीं की, नहीं, 27। बिल्कुल सही बात है, पत्रकारिता तो ऐसी मैं होती तो भी जानता नहीं हूँ कि ये जो है। जी किसी भी मसले में, ये तो और खतरनाक बात है, उसके जी बारे में बाकायदा सरकार को इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपी हुई चीज है, ये तो एक मूर्ख आदमी को दिख जाएंगी कि ये आदमी पाकिस्तान होके आ रहा है, अभी ये आदमी यूनुस से मिल रहा है, और फिर ये आदमी अगर यहाँ आंदोलन कर रहा है, और उस आंदोलन में अरब स्प्रिंग की बात कर रहा है, नेपाल की बात कर रहा है, जैन जी की बात कर रहा है, तो बहुत सतर्क होने की जरूरत है। आप वहां, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सेंसिटिव बोलने के लिए नहीं होती, और जी जर्नलिस्ट को तो मालूम होता है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशंस नहीं, मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज कवर की है इस देश में। जी अगर निकालेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इस आप देश आप में बिल्कुल शायद, सही कह रहे हैं, क्योंकि एक और डिपार्टमेंट होता है, आप भी जानते हैं क्योंकि आपने रिपोर्टिंग की है। एलआईयू के पास बराबर सारी जानकारी होती है। रैदर वो हम लोगों को फोन करते रहते हैं, पूछते हैं हमसे कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या होने वाला है। तो आप सही कह रहे हैं। और थोड़ा सा टच करते हैं राहुल गांधी के उन बयानों को, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि देश जलेगा, दिया सलाई लगाने की जरूरत है, यूथ उनके साथ है। और अब देखिए यूथ ने क्या कांड कर दिया है। देखिए, जी यूथ से ज्यादा ये लोग यूथ नहीं है, ये लोग कोई, इनको इस देश के यूथ का मतलब हो गया हमारे देश का कीमती हिस्सा। ये लोग कीमती हिस्सा नहीं है, और इनको लेकर कोई वो चीज नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जिस जिस शांत राज्य में इस तरह से आग लगाई है, वो हो ही नहीं सकते। उनके खिलाफ दरअसल सरकारें, कानून, उन सब पे घुटने टेकते हुए दिखते हैं। अदरवाइज इनके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाने चाहिए। और ये आप दरअसल मनविंदर जी, एज ए जर्नलिस्ट मेरी चिंता ये नहीं है
ये सरकारें क्या करती हैं। मेरी चिंता ये है कि इस वक्त पूरे देश में आपको अलग अलग तरीके से ये सब एक्सपेरिमेंट होते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर एक पूरे देश को एक ऐसी आग में झोंक देने के लिए तैयार दिख रहे हैं जो अब से पहले सोची नहीं जा सकती थी। वो किसी चीज को साबित नहीं कर पा रहा अदालतों में या कहीं भी, किसी भी चीज पे। जो इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं इतने लंबे समय में, जिस तरह से आपने देखा होगा कि केजरीवाल का जो मूवमेंट था और उसके बाद केजरीवाल का जो अवतार हुआ था वो एनार्किस्ट, उसने कहा मैं एनार्किस्ट हूं। वो आदमी 26 जनवरी के प्रदर्शन उसके खिलाफ पहुंच गया था। वो कहता था मैं नहीं चाहता ये प्रदर्शनियां। दरअसल ये सिस्टम्स है। तो ऐसे में इस देश को वाकई बहुत सोचने की जरूरत है। हालांकि वो वोट कर रहे हैं, वो मोदी को वोट दे रहे हैं, बाहर निकल के दे रहे हैं, वो योगी को चुन रहे हैं, ऑड में, तमाम ऑड में वो हेमंता बिस्व शर्मा को चुन रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप अगर देखेंगे सीटों के जीत, आप देखिए, मैं ये पार्टियों के लिए इसलिए बोलता हूं कि राहुल गांधी तो वो कह ही रहा है, राहुल गांधी तो दिख ही रहा है, क्योंकि अदालत में जाता है तो अदालत से शपथ पड़ रही है। एक विपक्षी नेता को इतना ज्यादा तथ्यहीन, आधारहीन मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े हुए होंगे और उनके पास बहुत ज्यादा डाटा होंगे, मैं उसको नहीं नकारता। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने नहीं देखा कि आप इस तरह से पूरे सिस्टम के मजाक बना रहे हो। पूरे देश को अफ्रीका की सड़कों पर रवांडा, हुती तुत्सी जैसा हाल आप सड़क पर देखना चाहते हैं सिर्फ सत्ता के लिए, क्योंकि आपका कोई लायबिलिटी नहीं है, आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप छुट्टी मनाते हैं, आप उस समय जाते हैं और ये कहना कि साहब नहीं छुट्टी नहीं मनाई जा सकती। अरे भाई, जिस देश में आप हैं अभी वहां बहुत सारी चीजें हैं। आप जो भाषण दे रहे हैं, आप सोचिए कि आप एक बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं तुम नहीं बन सकते हो क्योंकि ओबीसी हो या एससी हो। अरे भाई, 22 और 27 49% हो जा कहाँ रहा है? वो लोग क्या नकली ओबीसी इकट्ठे हो गए? वो क्या नकली दलित हो गए जिनको आप सोचिए इस देश में तो ये तक किया गया कि 0 नंबर पर नंबर दे दिए गए, एडमिशन दे दिए गए। तो इसीलिए ये सब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरी है इस देश की जनता को ये समझने की जरूरत है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साइन है। वो कामयाब हो रहे हैं। मैं हैरान इसलिए हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को छूने, क्योंकि वहां कितनी भीड़ में आपको कितनी भीड़ दिख रही है ये बताइए। आप वीडियो देखते हैं तो कितने दिख रहे हैं। अगर आप इतने को नहीं संभाल सकते तो फिर आप बाकी को क्या संभालेंगे? आप ये भी नहीं कह सकते साहब हम नहीं, गोली नहीं चलाएंगे, वो चला 4 लोग तो मर गए जी, उसमें कोई हिंदू मर गए। आप वहां बौद्ध नव बौद्ध और तमाम चीजें, ये सब चीजें, अरे भाई आप जब तक सस्टेन नहीं करेंगे आप नहीं होगा। आप ये देख ही नहीं रहे कि कारगिल एसोसिएशन क्या कर रही है, आप ये देख ही नहीं रहे कि ये डर किसने फैलाया, वहां माहौल क्या था। वहां जो इंडियन उद्योगपतियों को गाली दी जा रही है सड़कों पे, उनको डराया जा रहा है यहाँ। तो ये तो एक छोटे से स्टेट में, क्योंकि आपने ये मान लिया, जब आप ये करते हैं कि उत्तराखंड जैसा राज्य भी ये फैसला ले लेता है कि साहब यहाँ इतना नहीं होगा, यहाँ ये नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे, तो आप एक नेशनल टेरिटरी को विखंडित करते हैं। आपको टकराना होता है ऐसी चीजों से। और ये बात राहुल गांधी जैसे एनार्किस्ट, अगर वो, मैं यही शब्द, माफ कीजिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह के शब्दों से नहीं नवाजा जाना चाहिए, पत्रकारिता का बेसिक वैल्यू नहीं है ये। लेकिन आप उनके भाषणों को जब देखते हैं, क्योंकि मैं किस पे यकीन करूंगा एज ए जर्नलिस्ट? जी, यार आप कह रहे हो तो मुझे कोई क्राइटेरिया तो मैं आपसे मांगूंगा ना। मुझे मेरी खबर लिखनी है तो आप मुझे या तो कोई कागज देंगे या मुझे कोई इतिहास की वो देंगे या मुझे अपने तर्कों से साबित करेंगे, उसमें आप कुछ ना कुछ रेफरेंस देंगे। आप कह रहे नहीं नहीं तुम लिखो, मैं कह रहा हूं ना, तो ऐसे होता नहीं है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से चुनाव के लिए जो कर रहे हैं विपक्षी नेता, वो मुझे लगता है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि वो एक जब यहाँ कुछ होगा, जैसे अभी हम लोगों ने लद्दाख में देखा या लेह में, मैं तो दरअसल उन दफ्तर में भी गया हूँ, बाहर की तरफ ये दफ्तर है जी, समय भी पूरा, जब हम लोग लेह में घूम रहे थे, फिर जब ये बना, जब गलवान घाटी पर हुआ तब भी हम लोग वहीं थे। तो इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये सब चीजें देखी है। एक इतने खूबसूरत से राज्य को इस तरह से आपकी आंखों के सामने षड्यंत्रकारियों के हाथ में जाते हुए
और उस पर आपका एक लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की नारेबाजी कर रहा हो, ये बहुत दुखद स्थिति है। और उसके साथ बहुत सारी भीड़ खड़ी हो उन पत्रकारों की, जिनकी, उन सीनियर जर्नलिस्टों की, जिन्होंने अपना पूरा दौर मारीच या कालनेमी की तरह बिताया है, क्योंकि वो सीधे तौर पर राजनीतिक संगठनों के आदमी के तौर पे थी। आज वो उनकी, चूंकि उनकी वजह से पूरी पत्रकारिता की स्थिति खराब हुई है, और आज वो गोदी मीडिया और तमाम चीजों का इस्तेमाल खुद ही कर रहे हैं। मतलब ये शर्म की बात है। अगर एज ए जर्नलिस्ट मुझे कई बार नाम मैं सोचता हूं तो मैं देखता हूं कि ये किस तरह के लोग हैं, क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी के मूवमेंट में पार्टी थे, चुनाव लड़ने पहुंच गए, उसके बाद फिर आके देश के पत्रकारों को समझा रहे हैं। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, कड़वी है लेकिन है बिल्कुल सही। अब आपने केजरीवाल का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के लोग जो अब उनके बयान आ रहे हैं, उनको आप भी देख दरअसल रहे होंगे किस तरीके के बयान है। माफ कीजिए, हम लोग आप जब भी डालेंगे वो डाल देंगे इसको, लेकिन मैं चूंकि खबर बैठा हुआ देख ही रहा हूँ, तो उसमें सोनम वांगचुक की संस्था सेक्मॉल का जो है फेरा लाइसेंस रद्द कर दिया। अब वो विदेशी जी ऐसा नहीं ले जी। पाएंगे। ये अभी आया, सरकार ने दे दिया कि अब उनको कोई भी आर्थिक सहायता मदद पीछे नहीं होगी। अभी इस पर विस्तार से जानकारी नहीं आई है। जी, आपने अच्छा किया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दिया है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है सीबीआई की जांच भी चल रही थी ना, इसी को लेकर के। हाँ, तो फेरा सर, जो जी, फॉरन जो हम लोग फंडिंग लेते हैं उसके लिए हमको एफसीआरए। FCRA जो लेते हैं उसके लिए हमको उससे IPV से लेना होता है, तो वो कैंसिल कर दिया। और सर, फिर अगर ये बात है तो मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई और बड़ा एक्शन भी हम देखेंगे, क्योंकि ये जो जो कुछ अरेस्ट भी हुआ वो है, तो धमकी दे जो रहा है। कुछ भी सर, जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा नहीं है कि वो 1 दिन या 10 दिन की बात हो। जी पुनीत जी। वो तो अरेस्ट होने की वो कह रहा है ना कि मैं बाहर ज्यादा आपके लिए मुफीद हूँ, मैं अंदर नहीं। तो ये धमकियां हैं। एक राष्ट्र को महज इस तरह से, अगर जो 148 करोड़ का अपने आप को राष्ट्र बताता है, 140 करोड़ का जो ये कहता है हम इतने ताकत में, उसको इस तरह के लोगों से निपटने के लिए एक लॉ। देखिए, अभी इस देश में और बहस होगी, मेरा ये मानना है। इस देश में बहुत ही अभी हम लोग राजनीति को और गर्त में जाते देखेंगे, हम लोगों को और ज्यादा एक दूसरे के सामने आते देखेंगे, क्योंकि हमसे पहले लोगों ने संघर्ष से आंखें चुराई हैं। हमसे पहले लोगों ने इमरजेंसी के बाद उसी को चुन के वापस ले आए, जिसको आज, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। उनको अगर चुनना था लालू में चुने या उसमें चुने, किसको चुने, तो ये सब लॉजिक्स नहीं थे। अब मुझे लगता है कि अब ऑप्शंस भी हैं, तो इस देश की जनता को इस पर बहुत गौर करना चाहिए कि ये बहुत खतरे का संकेत है। आप समझ नहीं रहे हैं इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि आपका देश बाहर और अंदर दोनों तरफ से गिर गया। एक ऐसी राजनीति हो गई जो जातीय आधार पर उन जिहादी संगठनों के इशारे पर रक्काशा की तरह नाच रही है, जो इस देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे। वो दूसरी बात करने लगे। वो ये कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी डिवीजन में, ये तो इन्होंने तोड़ा। मतलब ये आप सोचिए कि ये इसलिए ब्लॉक हेडेड जो ये लोग हैं, ये उस तरह के लोग हैं जो अगर ये मारे भी, मतलब आप सोचिए जिस तरह सड़कों पे उतरती है पब्लिक, अगर कुछ भी होगा तो ये उस समय कोई पछताने से कुछ होना नहीं है। जोगेंद्र नाथ मंडल जब मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ, जब उसने ये कहा कि साहब मैं मेरी जो कौम है, मेरे जो लोग हैं, वो हिंदुओं की बजाय हम मुसलमानों का वो साफ करने के लिए कूड़ा और ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो 2 साल नहीं टिक पाया, वहां से भाग आया। लेकिन उस पर यकीन करके लोगों ने, जो लाखों लोग वहां रह गए थे, करोड़ों लोग, उन लोगों की बच्चियां आज सड़कों पे रेप किए जाते हैं उनके साथ, ऑन रिकॉर्ड है उनके। तो वो तो भाग आया, वो तो हिंदुस्तान में आया। तो जो इन लोगों को लगता है ये जो कर रहे हैं, ये इनको ये यकीन है कि ये शायद अमेरिका भाग जाएंगे या दूसरी जगह भाग जाएंगे, लेकिन उनके साथ जातिवाद के नाम पर खड़ी हुई पब्लिक या उसके नाम पर खड़ी हुई पब्लिक को भागने का मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। चारों तरफ ऐसी ही बातें सुनने में आ रही हैं। बिहार को देख लीजिए, उधर साउथ में देख लीजिए। जी सर, प्लीज कैरी ऑन। नहीं, चूंकि इतिहास में हर मोड़ पे ऐसा वक्त जरूर आता है, इतिहास के हर दौर में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब रास्ते को सीधा किया जा सकता है, लेकिन वो बलिदान मांगता है, वो परिश्रम मांगता है और वो कड़े फैसले मांगता है। और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि जिस जिस भी लीडर को वहां चुना जाता है या ये माना जाता है ये कड़े फैसले लेगा,
वो उसके बाद पॉपुलिस्ट में चला जाता है, उसको लगने लगता है या तो वो आंखें चुराने लगता है मौजूदा वक्त से, और उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। इस देश ने 650-700 कुछ के बाद आप सोचिए 750 मतलब 780 के करीब से शुरू हुआ, अफगानिस्तान टूटना शुरू हुआ, जो उस समय पूर्व अगर हम लोग देखें तो वो गांधार में आता था, वो भारत के 16 महाजनपदों में था, इतिहास से अगर गौर करना शुरू करें। उसके बाद 1050 तक वो खत्म हो जाता है, यानी कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड विद मेन इंडिया, उससे अलग हो जाता है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि किस तरह से टूटते हुए जाते हैं। उसके बाद फिर आपने पाकिस्तान देखा, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बन गया, म्यांमार को भी 1928 शायद 40s में उसको अलग किया गया। जब किया गया वो उनमें एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहती थी, वो विरोध करने गए लंदन तक। महात्मा गांधी 1928 शायद, अगर एग्जैक्ट ईयर मैं नहीं मार्क कर पाऊंगा, लेकिन वो वहां गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अलग राष्ट्र बनना है। तो चूंकि अब लोगों के इतिहास से ही मिट गया वो 1946 तक जो पासपोर्ट थे एडन में और उसमें सब में, ये जो मिडिल ईस्ट के थे वहां भी इंडियन चलते थे, जो इंग्लिश वो थे। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन चूंकि आप बार बार इतिहास से आंखें चुराते हो तो बीरबल साहब उसका कोई अर्थ नहीं। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और कई मुद्दों पे आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट।